Hello everyone, welcome to Teach Guru platform. So today we will discuss about ST TGT Science पेपर सॉल्यूशन 2022। हम सभी जानते हैं कि टीजीटी साइंस का जो पेपर है ये लेवल 2 का पेपर होता है और इसमें जो है फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है और बायो भी आती है। लेकिन आज का जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है वो रहेगा बायोलॉजी पर। तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस को आज हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा अगर कोई और भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे टीजीटी साइंस में ही आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस है या फिर ईएमआरएस है, DSSS भी है या फिर किसी और दूसरे स्टेट का कोई टीजीटी पेपर है या फिर किसी टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप जो है ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, टीच गुरु एप्लीकेशन। और इसमें आपको जो है कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में। 9 से लेकर 12th क्लास तक का जो सिलेबस है वो आपका कवर हो जाता है। सभी जो कोर्सेज हैं जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तीनों के लिए जो आपको इंडिविजुअल टीचर्स हैं वो मिल जाते हैं, जो आपको इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में कंप्लीट नॉलेज देंगे। इसके अलावा 3000 प्लस जो क्वेश्चंस हैं उसकी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, पीवाईक्यू सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और मेंटरशिप भी आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको ये जो कोर्स है वो 3 मंथ के लिए लेना है तो भी आप ले सकते हैं, 6 मंथ के लिए लेना है तो भी आप ले सकते हैं, या फिर अगर आप इसको 1 ईयर के लिए लेना चाहते हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं। और अगर आपको और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जीरोफिटिक अडेप्टेशन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। तो जो जीरोफिटिक अडेप्टेशंस होती है, ये जीरोफिटिक अडेप्टेशंस होती है जीरोफिटिक प्लांट्स के लिए। जीरोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं, ये जीरोफिटिक प्लांट्स में ऐसे प्लांट्स हैं, जीरोफिटिक प्लांट जो कि ट्रांसपिरेशन रेट बहुत कम करते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर जीरोफिटिक प्लांट्स में बिल्कुल ना के बराबर होता है रिड्यूस्ड ट्रांसपिरेशन, क्योंकि जीरोफिटिक प्लांट्स के पास ऐसी अडेप्टेशंस हैं, जैसे इनके जो लीफ है, लीफ काफी थिक होती है क्योंकि इनको अपने अंदर वाटर स्टोर करना होता है। लॉस ऑफ वाटर को ये होने ही नहीं देंगे। ठीक है, नहीं होने देंगे तो वो सारा जो वाटर है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? लीफ के अंदर स्टोर हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? कैक्टस। कैक्टस कैसा प्लांट है? एक जीरोफिटिक प्लांट है जो कि अपने ही बॉडी के अंदर वाटर स्टोर करता है, और वाटर को स्टोर करता है तो ट्रांसपिरेशन रेट जो है बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, फिर फर्स्ट ऑप्शन है, स्टेम टेक ओवर द फंक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। क्या ऐसे केस में स्टेम फोटोसिंथेसिस करेगा? अगर स्टेम के पास भी फोटोसिंथेटिक वाली सारी प्रॉपर्टीज हैं तो वो फोटोसिंथेसिस करता है। और कई बार अपीयरेंस जो है लीव्स की भी स्टेम के जैसी हमें नजर आती है, क्योंकि ये जो लीव्स होती हैं इनके अंदर जो है ये वाटर स्टोर करता है, तो ये भी स्टेम की तरह ही हमें दिखते हैं। बट जो स्टेम है, अगर इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर में है, तो ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा क्योंकि इनको जो है वाटर ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करना है। फिर दूसरा है, प्रेजेंस ऑफ हेयर्स इन स्टोमेटल पिट। स्टोमेटा में कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो मॉइस्चर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और ट्रांसपिरेशन रेट को ये भी कम करते हैं, ट्रांसपिरेशन नहीं होने देंगे। थर्ड ऑप्शन है, प्रेजेंस ऑफ कैरेटिन लेयर ऑन द लीफ सरफेस। अब ये जो कैरेटिन है, ये कैरेटिन प्रेजेंट नहीं होती प्लांट में। कैरेटिन होता है एनिमल्स के अंदर, जैसे हमारा ये हेयर्स में होती है, नेल्स के अंदर होती है, तो कैरेटिन प्लांट के अंदर नहीं होती, इसलिए ये आंसर यहाँ पे गलत है। और फोर्थ है, वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है लीफ की सरफेस पे। जो ये जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, इनकी जो लीफ है, उन लीफ पे एक वैक्स की लेयर प्रेजेंट होती है जो कि ट्रांसपिरेशन रेट को कम करती है, वाटर लॉस को नहीं होने देगी। ठीक है, सो लॉस ऑफ वाटर वो भी क्या करती है? कम करती है। तो ट्रांसपिरेशन रेट ये भी इसको फॉलो करता है कि ट्रांसपिरेशन रेट को ये भी कम करती है। फर्स्ट भी कम कर रहा है, सेकंड भी और फोर्थ भी, ये दोनों ही तीनों ही फॉलो करेंगे, बट जो थर्ड ऑप्शन है ये यहाँ पे आंसर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सी स्टेटमेंट गलत दी हुई है? ठीक है, हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। हिस्टोन क्या है? हिस्टोन एक प्रोटीन होता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि डीएनए हमारी क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए है, जब हम इसकी पैकिंग पढ़ते हैं ना, स्ट्रक्चर या फिर पैकिंग ऑफ डीएनए, पैकिंग ऑफ डीएनए, तो पैकिंग ऑफ डीएनए का जब हम कंप्लीट इसको समझेंगे तब हमारे सामने एक प्रोटीन आता है जिसका नाम होता है हिस्टोन। ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है पैकिंग ऑफ डीएनए में।
अगर ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा तो पैकिंग ऑफ डीएनए भी पॉसिबल नहीं हो पाती। अब ये जो हिस्टोन्स हैं, प्रोटीन है, हिस्टोन जो है 8 ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सेम इसी टाइप से यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस टाइप से डीएनए जो है इनमें प्रेजेंट होता है। इस टाइप से ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये जो है इनके चारों तरफ इस तरीके से रैप करके रखता है डीएनए को। और फिर जो है इनकी फर्दर क्वाइलिंग होती है, यानी कि ऐसे एक बार क्वाइल हो गया, फिर इनके अंदर भी अगर हम इनको जूम करके देखेंगे तो ये भी ऐसे ऐसे क्वाइलिंग होगी इसमें भी। और अगर जब सेल डिवाइड करेगी तो ये जो डीएनए का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये ही क्रोमोसोम की शेप ले लेता है। अगर इसी का हम एक छोटा सा हिस्सा जूम आउट करेंगे तो वही जो है ये डीएनए की हमें फॉर्म देखने को मिलेगी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन क्रोमोसोम कब बनता है? सेल डिवीजन के टाइम पे। रेस्टिंग स्टेट पे जो ये डीएनए है वो क्रोमोसोम की शेप में नहीं होगा, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है उसी फॉर्म में हमें दिखेगा। बट जो सेल डिवाइड होगा तब ये क्रोमोसोम बन जाएगा, क्रोमोसोम की शेप जो है लेने लग जाएगा। जैसे माइटोसिस और म्यूसिस होती है उसमें हम इजिली देख पाते हैं, हर एक स्टेज में अंदर इसके जो अलग अलग स्ट्रक्चर है वो हम माइक्रोस्कोपिक वे में देख सकते हैं। अब जो हिस्टोन है इसमें लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड है जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो ये तो यहाँ पे ठीक है। pH ऑफ हिस्टोन इज लेस देन 7। अब वी ऑल नो दैट डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये एसिड है। एसिड है तो एसिड के पास क्या होगा? बेस होगा, प्रोटीन। बेस के pH वैल्यू कभी भी लेस देन 7 नहीं होगी, ये मोर देन 7 होता है, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। एन ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम, मैंने अभी बताया 8 जो ये प्रेजेंट होते हैं, और इस एक को हम क्या बोलते हैं? एन ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन्स इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन ये जो है न्यूक्लियोसोम हम इसको कहेंगे। फिर फोर्थ है 5 टाइप ऑफ हिस्टोन्स आर इन्वॉल्व इन डीएनए पैकिंग। अब ये जो हिस्टोन है इनकी 5 टाइप्स होती हैं, जैसे एक होता है H1, एक होता है H2A, एक होता है H2B, एक होता है H3 और एक होता है H4। ये 5 अलग अलग टाइप के जो है हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो कि डीएनए की पैकिंग में हेल्प करते हैं। तो ये भी यहाँ पे सही है, लेकिन जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा? मोनेरा किंगडम, इस किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं सारे क्या? बैक्टीरिया। फर्स्ट लाइन एनसीईआरटी की जो 11th क्लास में है हमारा चैप्टर 3 दैट इज प्लांट किंगडम, उसमें लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो इसमें जो आते हैं वो सारे बैक्टीरिया आते हैं। अब ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? साइनोबैक्टीरिया, तो ये किसका है? मोनेरा में आएगा। माइकोप्लाज्मा भी क्या होता है? जो इसको, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। और माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और ये जो माइकोप्लाज्मा है ये भी, इससे भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम हो गया, पीपीएलओ हो गया, और ये भी किस में आएगा? मोनेरा में आएगा। फिर है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड किस में आता है? प्रोटिस्टा के अंदर आता है। ये जो है इसका जो फाइलम है, सॉरी किंगडम जो है वो क्या होगा? प्रोटिस्टा होगा। तो यहाँ पे ये मोनेरा में नहीं आएगा क्योंकि ये जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसके पास न्यूक्लियस होता है। और मिथेनोजेंस क्या है? मिथेनोजेंस भी बैक्टीरिया है जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी जो है मोनेरा में ही आएगा। बैक्टीरिया कैसे होंगे? सारे सारे बैक्टीरिया कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक होंगे, जिनकी बॉडी में न्यूक्लियस नहीं होगा। ऑर्गेनलीज जो है वो मींस वेल डेवलप्ड, या फिर हम वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में हम नहीं कहेंगे कि इनके पास जो है सबकी कंप्लीट अलग अलग जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे ऐसे ही ऑर्गेनलीज की मेम्ब्रेन नहीं होगी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा प्रोकैरियोट में। बट स्लाइम मोल्ड में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इनकी जो ऑर्गेनलीज है वो वेल डिफाइंड होती है स्लाइम मोल्ड में। बट ब्लू ग्रीन एल्गी में, माइकोप्लाज्मा में और मिथेनोजेंस में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये तीनों ही क्या है? बैक्टीरिया हैं, इसलिए ये तीनों ही किसमें आएंगे? किंगडम मोनेरा में। स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा के अंदर आता है, ये यूकैरियोट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द एसेंशियल पार्ट ऑफ ए फ्लावर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब फ्लावर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एसेंशियल
और एक होता है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल पार्ट हम बोलते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं इनमें से देख लेते हैं। पेटल्स, जो कि फ्लावर्स में कलरफुल पेटल्स होती हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की जो ये होती हैं इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो पेटल्स यहाँ पे आएगा नॉन एसेंशियल में। हमें बताना क्या है, एसेंशियल पार्ट। पिस्टल क्या है, फीमेल पार्ट है फ्लावर का, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जिसको हम बोलते हैं पिस्टल, तो ये यहाँ पे हो जाएगा एसेंशियल पार्ट में। पेडंकल जो है ये भी किस में आएगा, नॉन एसेंशियल में आएगा। स्टेमन क्या है, स्टेमन जो है मेल पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें जो है ये जो मेल गैमेट्स होते हैं वो बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं स्टेमन में। और उसके बाद है सेपल्स, जो ग्रीन कलर के नीचे होती हैं, पेटल्स के नीचे की तरफ जो अरेंज होते हैं सेपल्स, ओवरी के अराउंड हम कह सकते हैं, तो ये भी किस में आएंगे, नॉन एसेंशियल में। अब आंसर हमारा होगा पिस्टिल और स्टेमन, क्योंकि ये दोनों क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो इसलिए बी और डी हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकोड व्हाइल द अदर थ्री आर करेक्ट। नोटोकोड के बारे में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है और सारी जो है वो करेक्ट है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ एसिडियन लार्वा, कि ये जो नोटोकोड है ये एसिडियन लार्वा के अंदर प्रेजेंट होती है। एक तो ये हो गया ऑप्शन हमारा। फिर है, इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट टोड, क्या ये रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से एडल्ट टोड के अंदर। इट इज नॉन परसिस्टेंट, नॉट परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ इन कॉन्ड्राइकाइट्स, ये ऑप्शन है एक। फिर है, इट परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फीऑक्सीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल। तो 4 ऑप्शंस हमें यहाँ गिवन है। रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बतानी है, प्रेजेंट ओनली इन द टेल, जो ये नोटोकोड है, नोटोकोड, ये नोटोकोड इसके बेसिस पे इसका जो चैप्टर 4 में क्लास 11th में ही 3 तरीके से इसका जो है डाइवर्जन हुआ है। जैसे कि एक को हमने बोला यूरोकोर्डेटा, एक को हमने बोला वर्टिब्रेटा, एक को हमने बोला सिफेलोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, वर्टिब्रेटा, यूरोकोर्डेटा, ठीक है, यूरोकोर्डेटा, वर्टिब्रेटा और सिफेलोकोर्डेटा। अब इट इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ एसिडियन लार्वा, ये जो ये लार्वा है एसिडियन लार्वा, ये यूरोकोर्डेटा से बिलोंग करता है। इसकी जो लार्वल स्टेज है उसी में नोटोकोड प्रेजेंट होगी, टेल ऑफ एसिडियन लार्वा, तो ये बात यहाँ पे सही है। फिर सेकंड है कि जो ये इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट टोड। टोड क्या होता है, टोड जैसे जो फ्रॉग की स्पीशीज है उसको हम टोड बोलते हैं। अब जैसे जैसे टोड का जो साइज है वो बढ़ेगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा किस में, उसके वर्टिब्रल कॉलम में, यानी कि जो उसमें ये नोटोकोड है वो स्पाइनल कोड में उसके वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाएगी, रिब्स आ जाएंगी, बैकबोन आ जाएगी, तो ये चेंज हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम में, तो ये किस में आ जाएगा, वर्टिब्रेटा में आ जाएगा। ये यूरोकोर्डेटा में हो गया, ये वर्टिब्रेटा में हो गया। थर्ड है, इट इज नॉट परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ इन कॉन्ट्राइकाइट्स, ये जो है होती है पूरी लाइफ टाइम। ये इसमें क्या आती है, इसमें फिश होती है, इसमें फिश होती हैं जिनकी बॉडी जो है कार्टिलेजिनस होती है, कार्टिलेज की बनी होती है, इनकी जो बॉडी है फिश की बॉडी वो कार्टिलेज की बनी होती है, और पूरी लाइफ टाइम जो है इनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है। बट इसमें लिखा है इट इज नॉट परसिस्टेंट, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। कुछ फिश होती है जिनकी बॉडी कार्टिलेज से बनी है और उनकी बॉडी में लाइफ टाइम तक नोटोकोड होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। फिर है फोर्थ ऑप्शन, इट परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फीऑक्सीजन एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, सिर से लेके उसकी टेल तक ये जो है पूरी लाइफ टाइम प्रेजेंट होती है, ये किस में आएगा, सिफेलोकोर्डेटा में आएगा। तो ये क्या है, सिफेलोकोर्डेटा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। आंसर थर्ड विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, आयरन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी इज अबंडेंटली फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स। रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, आयरन हमारे लिए जरूरी है ह्यूमन बॉडी के लिए, ग्रीन वेजिटेबल से ये मिलता है, ठीक बात है। जिंक इज वन ऑफ द एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर फॉर ह्यूमन बॉडी, ये भी बिल्कुल सही है कि जिंक जो है हमारे लिए एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए, इंसुलिन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तीसरा है, फैट एंड मिनरल्स आर नॉट द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में मिनरल्स और फैट
एसेंशियल होते हैं, ठीक है, नॉट नहीं, होते हैं, आर एसेंशियल, तो ये हो गया इनकरेक्ट। द फूड दैट जनरेट एनर्जी इन द बॉडी आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन आर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब हमें एनर्जी मिलती है तो वो किस फॉर्म में मिलती है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में मिलती है, प्रोटीन्स की फॉर्म में मिलती है और फैट की फॉर्म में मिलती है। तो ये भी जो है करेक्ट हो जाएगा। रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है तो रॉन्ग हो जाएगी हमारी थर्ड स्टेटमेंट। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स आर प्राइमरी मेरिस्टेम्स बिकॉज, अब इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स का जो एग्जांपल है वो हम ले लेते हैं शुगर केन का। शुगर केन में अगर इसका हम देखें स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनको हम बोलते हैं, ये जो इतना रीजन है इसको हम बोलते हैं इंटरनोड, और इस पोर्शन को हम बोलते हैं नोड। इसको भी हम क्या बोलेंगे, नोड। दो नोड के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। अब यहाँ पे इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स, यहाँ पे कुछ जो है सेल्स होती हैं मेरिस्टेम्स जिनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स अगर आप यहाँ से इसको कट करके और इसको जो है दोबारा से ग्रो कराओगे तो ये जो है ग्रो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। मेरिस्टेम्स की कैपेसिटी ज़्यादा हाई होती है, डिवाइडिंग जो कैपेसिटी है इनकी बहुत हैवी होती है। इनकी जो सेल्स है काफ़ी एक्टिव होती हैं, जल्दी डिवीजन करती हैं। मेरिस्टेम्स का काम ही यही होता है, डिवाइड करती है बहुत ज़्यादा, और ये जो है ग्रो जल्दी करेंगी। तो इसलिए जो है ये इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स प्राइमरी मेरिस्टेम्स हम इनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट, दिखती हैं, ये ठीक बात है। कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, अब जब इनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी है तो प्राइमरी प्लांट बॉडी भी कौन बनाएगा, यही बनाएंगी। तो इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमारा आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। द एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स इज, ब्लड वेसल्स के जो एंडोथीलियम है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ब्लड वेसल आर्टरीज हो सकती है, वेन्स हो सकती हैं। अब अगर इसका हम डाइसेक्शन करें ऐसे तो हमें इस सर्कल में कुछ ऐसा दिखेगा। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर हो गई, ये जो है सेकेंड लेयर हो गई, और ये जो है थर्ड लेयर होगी। इसमें जो है हमारा ब्लड रन करेगा, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह होंगी। तो ये जो है लेयर्स हो गई डिफरेंट डिफरेंट। अब यहाँ पे ये एंडोथीलियम जो है सबसे अंदर वाली जो है ये है एंडोथीलियम। यहाँ कुछ ऐसे सेल्स हैं जो हमें बतानी है कि किस तरह की, क्या वो स्क्वेमस एपिथेलियम है, या वो क्यूबॉइडल है, या फिर वो कॉलमनार एपिथेलियम है, या सिलिएटेड है, ठीक है। अब फर्स्ट वाली जो है इसको हम बोलते हैं, इसका नाम क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसका नाम होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसका नाम हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, मीडिया। ट्यूनिका मीडिया। और फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थर्ड जो है ये होती है ट्यूनिका इंटरना, हम इसको बोल देते हैं। और इसके जो अंदर वाली जो सेल्स हैं उसको हम बोलते हैं कि ये जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, स्क्वामस है, क्यूबॉइडल है, या फिर कॉलमनार एपिथेलियम है, या फिर सिलिएटेड है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्क्वामस एपिथेलियम जो है इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ फूड आर्टिकल्स एंड द प्लांट पार्ट फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग। व्हीट जो हमें मिलता है, ये व्हीट क्या इसका जो ये फ्रूट है इसके साथ सही मैच है। अब व्हीट का जो ग्रेन होता है वही उसका फ्रूट है, ठीक है। व्हीट से हमें क्या मिलता है, ग्रेन्स मिलते हैं, और ग्रेन्स को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं उसका। जिंजर से हमें क्या ये जो ये जिंजर है ये एक रूट की फॉर्म है, तो ये रूट की फॉर्म नहीं होती है, राइजोम की फॉर्म होती है, राइजोम। टर्मरिक ये भी राइजोम है, और राइजोम जो है स्टेम होता है, तो ये ठीक है, ये यहाँ भी स्टेम होगा, तो ये वाला हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। टी लीव्स से मिलती है हमें, टी चाय पत्ती, टी लीव्स, तो ये भी यहाँ पे हमारा ठीक हो जाएगा। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट बताना है तो सेकंड वन विल बी इनकरेक्ट आंसर।
Consider the following statement in reference to given green manure and select the incorrect statement using the codes given below. Green manure is rich in organic matter and nutrients. इनकरेक्ट बताना है फिर से। ग्रीन मैन्योर जो है रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर में और न्यूट्रिएंट्स में, बिल्कुल ठीक बात है। ऑर्गेनिक मैटर तो ज्यादा होगा ही, न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा होंगे ग्रीन मैन्योर में। दूसरी बात है ग्रीन मैन्योर इज प्राइमरली यूज्ड टू एनरिच द सॉइल इन फॉस्फोरस। तो क्या ग्रीन जो मैन्योर है हम उसको ऐसे स्पेशली फॉस्फोरस के लिए यूज करेंगे? ग्रीन मैन्योर जो है एनरिच द सॉइल, सॉइल में एनरिचमेंट कर देता है फॉस्फोरस की, ये सबसे ज्यादा फॉस्फोरस ही हो जाएगा सॉइल में अगर हमने ग्रीन मैन्योर को ऐड किया तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ग्रीन मैन्योर जो है ये नेचुरल मैन्योर है। ठीक है, ग्रीन मैन्योर यानी कि जो नेचुरल जो चीजें होती हैं, बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं, उनसे ये जो मैन्योर है ये प्रिपेयर कराया जाता है। वो कोई स्पेसिफाई नहीं होता कि उसमें फॉस्फोरस ज्यादा होगा, तो ये तो यहाँ इनकरेक्ट हो जाता है। फिर ग्रीन मैन्योर इज द अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल, ये अनडिकम्पोज नहीं होता, डिकम्पोज होता है, तो ये भी यहाँ हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बी और सी विल बी इनकरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो कंसिडर टू बी द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जो ये स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा है कि सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है। ठीक है, बट दो और भी हैं जो इन चारों में ही छिपी हुई हैं, वो हमें देखनी है कि कौन सी है स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स हैं, बीईसी है या फिर बीएचसी है? तो ये जो प्लाज्मा है और बीईसी ये दोनों ही स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। ये भी हमें ध्यान रखनी है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो 5 टाइप की होती है, बीईसी बीईसी। अब यहाँ हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, ये ठीक है। प्लाज्मा, क्योंकि ये जो प्लाज्मा है इसके अंदर हैवी मीन्स बहुत हाई टेम्परेचर पे जब इलेक्ट्रॉन्स अपने रिलीज करते हैं तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स और काफी सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी एक स्टेट बना लेती हैं, तो उसको भी हम इसमें काउंट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में ही। और सेम फॉर बीईसी के लिए भी इस तरीके से कुछ इसका अरेंजमेंट होता है, तो ये भी जो है अपने मॉलिक्यूल्स एक स्टेट की फॉर्म में ले आता है, इसीलिए हम इसको भी बीईसी में ही काउंट करेंगे। प्लेटलेट्स और बीएचसी तो कुछ है ही नहीं, प्लेटलेट्स भी स्टेट्स ऑफ मैटर में काउंट हम नहीं करते, तो आंसर विल बी फर्स्ट एंड थर्ड, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेल्स दैट मेंटेन मैरो सेल्स आर सेल्ड, ऐसे सेल्स जो मेंटेन करती हैं मैरो सेल्स को, मैरो सेल्स यानी बोन मैरो सेल्स। बोन सेल्स कौन सी है? ऑस्टियोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट या फिर मैरोक्लास्ट। तो जो ऑस्टियोसाइट है ये होती है हमारी बोन सेल्स, और इन्हीं बोन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बोन मैरो सेल्स। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अर्थक्वेक इज, अर्थक्वेक के लिए अर्थ का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा? क्रस्ट ऑफ अर्थ, मेंटल ऑफ अर्थ, इनर कोर ऑफ अर्थ या फिर आउटर कोर ऑफ अर्थ? तो ये होता है सबसे आउटर पार्ट, फिर आता है मेंटल, उसके बाद आता है आउटर कोर ऑफ अर्थ और फिर आता है इनर। तो ये फर्स्ट पे आएगा आउटर साइड से, ये सेकंड पे आएगा, ये थर्ड पे आएगा और ये फोर्थ पे आएगा। तो बाहर सबसे बाहर की तरफ जो प्रेजेंट है वो क्रस्ट ऑफ अर्थ प्रेजेंट होती है। जब इन पे कोई भी बाहर से, जैसे अर्थ के चारों तरफ जो बहुत सारे स्पेस में मेटेरॉइड्स और काफी सारे जो सैटेलाइट्स और मेटेरॉइड्स जिनको हम बोलते हैं, एक चट्टान की तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं रॉक्स के टाइप के, वो जब टकराते हैं अर्थ से तो क्रस्ट ऑफ अर्थ, बाहर वाली लेयर क्या है? क्रस्ट ऑफ अर्थ, इससे टकराएंगे तो इसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। तो फर्स्ट लेयर जो है हमारी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है, फर्स्ट यानी कि क्रस्ट ऑफ अर्थ। ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। एक्सप्लेन असर्शन इन रीजन एंड चूज करेक्ट आंसर। असर्शन है कि स्पीशीज आर स्टैटिक यूनिट्स इन क्लासिफिकेशन, स्पीशीज आर स्टैटिक, स्टैटिक यानी कि हमेशा सेम रहती हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होएगा, स्टैटिक यूनिट है। फिर रीजन है स्पीशीज डू नॉट चेंज विद टाइम, स्पीशीज टाइम के साथ नहीं बदलती। तो हमने पढ़ा है क्लास 12th में एक चैप्टर आता है इवोल्यूशन, ठीक है, और 9th ये क्लास 10th में भी हेरिडिटी से का जो चैप्टर है उसमें भी थोड़ा इवोल्यूशन के बारे में गिवन है कि स्पीशीज जो है वो इवॉल्व होती हैं
और ये कभी भी स्टैटिक नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। चेंज होती रहती है स्पीशीज टाइम के साथ, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने बताया है। और स्पीशीज डू नॉट चेंज विद टाइम, स्पीशीज चेंज होती हैं टाइम के साथ, उनमें जब चेंज आएगा, इवोल्यूशन होगा, तब वो चेंज होती हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट है, ए भी असर्शन भी और रीजन भी दोनों ही फॉल्स है। Which of the following living cells have perforation on their cell walls? Perforation on their cell wall किस में प्रेजेंट होती है? बास्ट सेल्स में, वेसल्स में, ट्रैकिड्स में, या फिर सीव सेल्स में। अब वी ऑल नो कि प्लांट्स के अंदर जो है वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम होता है, ठीक है, और फिलोयम है। ये जो सीव सेल्स है ये प्रेजेंट है किसमें? फिलोयम में। और ट्रैकिड्स प्रेजेंट है किसमें? जाइलम में, जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। फिलोयम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट की बॉडी में। अब ये जो सीव सेल्स हैं, इन सीव सेल्स की परफोरेशन, इनकी जो सीव सेल्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो इस सीव सेल्स की का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, तो इनमें जो है कुछ यहाँ पे इस टाइप से सीव ट्यूब भी प्रेजेंट होती है, और जहाँ पे जो है ये चीजों को ट्रांसलोकेट करने में, ट्रांसफर करने में हेल्पफुल रहता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग सेल्स हैव परफोरेशन ऑन देयर सेल वॉल्स? इनके सेल वॉल्स में जो है परफोरेशन, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये एक सेल से, मीन्स एक एरिया से दूसरे एरिया में चीजों को ट्रांसफर कर पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है करेक्ट, सीव सेल्स। Select wrong statement. The storage of energy at consumer level is known as secondary productivity. Wrong statement बतानी है। और फिर आता है in an ecosystem maximum energy is stored at producer level. Ecosystem term was coined by Odum. Rate at which organic molecules are formed in an autotroph is called gross primary productivity. तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी फूड चेन के बारे में, सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, फिर आता है कंज्यूमर, ठीक है, और उसके बाद आता है कौन? प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे सबसे पहले प्राइमरी हो गया, प्राइमरी लेवल पे प्रोड्यूसर होगा, तो ये ग्रास का एग्जांपल हम ले लेते हैं। सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी, 100% जो एनर्जी होती है, वो होती है इसके पास, प्रोड्यूसर लेवल पे। फिर इसका 10% आता है कंज्यूमर के पास, यानी कि ये हो गया क्या? सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जो सेकेंडरी प्रोडक्शन होगा वो कंज्यूमर के पास होगा। फिर उसके बाद इस कंज्यूमर के ऊपर जो फीडिंग करेगा उसको हम बोल देते हैं कार्निवोर्स होता है, या फिर हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोल देते हैं। इसका 10% इसके अंदर आएगा, यानी कि 1% इसके पास एनर्जी आएगी। फिर अगर इसको आगे कोई फीड करता है तो उसके पास 1 का भी 10% जाएगा, यानी कि 0.1% इसके पास जाता है। तो इन एन स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी करेक्ट है। इन एनी इकोसिस्टम मैक्सिमम एनर्जी इज स्टोर्ड एट प्रोड्यूसर लेवल। प्रोड्यूसर लेवल पे मैक्सिमम एनर्जी है, बिल्कुल ठीक है। इकोसिस्टम टर्म वाज क्वाइंड बाय ओडम, ये यहाँ पे गलत है, ये टेंसले है, एक साइंटिस्ट जिनका नाम है टेंसले, उन्होंने इकोसिस्टम की टर्म इज क्वाइंड बाय टेंसले, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। Rate at which organic molecules are formed in an autotroph is called gross primary productivity. अब ये gross primary productivity क्या होता है? gross primary productivity क्या होता है? GFR, प्लांट जितना भी प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस से, जितनी भी एनर्जी उनके पास है, उसको हम बोलते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP, ठीक है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब उसमें से खुद वो कुछ कंज्यूम भी करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, तो ये होता है -R और इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये भी क्लास 12th का टॉपिक है, बट थोड़ा सा इसके बारे में आप 10th क्लास में भी इकोसिस्टम में गिवन है। अब ये GPP ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और R है रेस्पिरेशन, NPP होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसमें होगा क्या? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन अ ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? क्योंकि प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो लाइट एनर्जी को वो कन्वर्ट करते हैं किस में?
लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। रेट एट विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन ऑटोट्रॉफ इज कॉल्ड ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये भी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ये भी करेक्ट हो जाता है, इनकरेक्ट होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रोंगली मैच। टेंडन कनेक्टिव टिश्यू के साथ मैच होगा, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स के साथ होगा, रेड मसल्स मायोग्लोबिन के साथ है, और ट्रोपोनिन जो है ये फाइब्रस प्रोटीन के साथ होगा। तो रोंग बताना है हमें, रोंग मैच कौन सा है। टेंडन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, जो हमारी बोन्स होती हैं, बोन्स के साथ हमारी जो मसल्स हैं, उन मसल्स को कनेक्ट कौन करता है, यहाँ पे कनेक्ट कौन करता है, तो ये टेंडन्स होती हैं जो इनको बोन्स को और मसल्स को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो ये सही है। स्मूथ मसल्स हमारी होती है, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, हमारे जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स है ना, उन सभी को हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमारी जो इंटेस्टाइन बनी है वो किससे बनी है, स्मूथ मसल से बनी है। अब हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कार्डिक मसल्स, हमारा जो हार्ट है वो कार्डिक मसल्स से बना है, तो वो भी इनवॉलेंट्री मसल्स में ही आता है। फिर है रेड मसल्स, मायोग्लोबिन, जो हमारी मसल्स होती हैं उसमें भी दो प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। अब इसमें एक प्रोटीन है जो कि मायोग्लोबिन दिया हुआ है, जो रेड मसल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट है ट्रोपोनिन, ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। फाइब्रस प्रोटीन ये नहीं होता, ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। तीन अलग अलग जो है यूनिट्स होती हैं, और ये जो है ट्रोपोनिन इस तरीके से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। और ये किस में हेल्पफुल होता है, मसल्स के मूवमेंट में। जैसे हमारी जो मसल्स हैं, जब हम लोकोमोशन करते हैं, चलते हैं, तो हमारी जब मसल्स मूव करती हैं, ये जो ट्रोपोनिन है ये भी मसल्स को मूव कराने में हेल्प करता है। तो ट्रोपोनिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, एक फाइब्रस प्रोटीन ये नहीं होता, ग्लोबुलर प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट सुटेबल फॉर लोमी सॉइल। लोमी सॉइल के लिए इनमें से कौन से सुटेबल नहीं है, वीट, पैडी, पल्सेस और कॉटन। वीट जो है ये विंटर्स में ग्रो कराया जाता है। पैडी जो है ये विंटर्स में ग्रो नहीं कराई जाती, क्योंकि पैडी को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वाटर की कंडीशन इसकी हाई होती है, पानी ज्यादा चाहिए इसको। यानी कि ये जो है समर के टाइम पे हम इसको बोल सकते हैं, रेनी सीजन में, बारिश का जो टाइम होता है तब ये ग्रो कराया जाता है रेनी सीजन में। और पल्सेस जो है ये भी सर्दियों के टाइम पे, विंटर्स के टाइम पे इसको ग्रो कराया जाता है, और कॉटन भी। तो यहाँ पे पैडी की जो कंडीशन है वो वाटर इनको ज्यादा चाहिए। और लोमी सॉइल का जो ये इसमें लोमी सॉइल में तीन चीजें होती है, सिल्ट, सैंड और क्ले। ये ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जबकि पैडी को तो क्या चाहिए, ज्यादा वाटर की कंडीशन चाहिए। तो ये जो है क्लेई सॉइल में ग्रो कर पाती है अच्छे से। तो यहाँ पे और वीट, पल्सेस और कॉटन ये जो है इजिली लोमी सॉइल के अंदर ग्रो कर पाती है। यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैडी। विच ऑफ द प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट है वो किसके पास है, जुपिटर, मार्स, मरकरी या फिर सैटर्न। सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है 254 के अराउंड है, 74 के अराउंड ये है सैटर्न के पास, और 95 के अराउंड है जुपिटर के पास। मार्स के पास दो ही है, मरकरी के पास एक भी नहीं होती। तो कौन सा है जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर में किसके पास होगी, सैटर्न के पास। माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लेकिंग लोकोमोटरी एबिलिटी एंड ड्रिफ्टिंग विद वाटर करंट। ऐसा कौन सा माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें लोकोमोटरी एबिलिटी नहीं है, ठीक है, एंड ड्रिफ्टिंग विद वाटर करंट, और वाटर करंट के साथ वो ड्रिफ्टिंग करता है। तो प्लूस्टोन, ये जो है एयर और वाटर का जो बीच का एरिया होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है प्लूस्टोन। प्लैंकटन जो है इसके पास कोई भी लोकोमोटरी एबिलिटी नहीं होती, तो ये जो है वाटर करंट के साथ ड्रिफ्टिंग करता है, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्टोन जो है इसके पास ये स्विमिंग कर सकता है, और इसके पास जो है इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है।
सेस्टोन जैसा कुछ होता ही नहीं है, ये तो वैसे ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे नेक्टन के पास होता है, नेक्टन भी इनकरेक्ट है। प्लैंकटन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चीफली अ रबी क्रॉप? रबी क्रॉप कौन सी इनमें से नहीं है? ग्राम, ग्राउंडनट, पी या फिर मस्टर्ड? ग्राम, पी और मस्टर्ड, ये तीनों ही जो हैं कब ग्रो कराए जाते हैं? जैसे ग्राउंडनट का जो हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड है वो क्या होता है? अक्टूबर से जो नवंबर का टाइम होता है, इसमें इसको हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग इसकी होती है और उससे 2-3 महीने पहले जो स्प्रिंग का टाइम होता है ना, तब इसको ग्रो कराया जाता है, गर्मियों के टाइम पे। ठीक है, स्प्रिंग वाले एरिया उसमें टाइमिंग में इसको ग्रो कराया जाता है। लेकिन जो ये है ग्राम है, पी है और मस्टर्ड है, इनकी जो टाइमिंग है वो इससे डिफरेंट होती है। तो इसीलिए जो ये ग्राउंड नट है, ये एक रबी क्रॉप में हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ये एक खरीफ क्रॉप में काउंट होगी। तो आंसर हमारा यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अपर लेयर इज नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक, पोलर लेयर इज हाइड्रोफोबिक। अब ये जो क्वेश्चन है क्लास 11 से, क्लास 11th, 9th और 11th दोनों से ही हम कह सकते हैं, क्योंकि सेल का जो चैप्टर है वो 9th में भी है और 11th में भी है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी कि जो सेल है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सिंगर एंड निकोलसन ने सेल का आरबीसी जो हमारी होती है रेड ब्लड सेल, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका डायग्राम दिया था, मीन्स उसका जो मॉडल है उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से रिप्रेजेंट किया है सिंगर एंड निकोलसन, 1972 में दिया था ये। अब इसमें इसका जो ये मॉडल है, इसके कुछ ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। अब इसका जो मॉडल है वो कुछ इस टाइप से दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, कि ये जो है कुछ लिपिड्स हैं जिसमें कुछ हेड होते हैं और कुछ टेल्स होती हैं। ये जो है प्रोटीन्स हैं, फर्दर कुछ और भी प्रोटीन्स हो सकते हैं जो कि पेरिफेरल प्रोटीन, जैसे यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया, कुछ यहाँ हो गए, कुछ इस टाइप से कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल है वो दिया था किसने? सिंगर निकोलसन ने। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से इसको रखा गया था। अब इसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर से जब ये इसमें एंट्री करेंगे ना, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, हेड वाला जो पार्ट है, ये होता है हाइड्रोफिलिक। अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। तो ये नॉन पोलर नहीं होगा, ये पोलर होगा। ठीक है, ये जो है पोलर होगा। तो ये आंसर हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है। पोलर लेयर इज हाइड्रोफिबिक, पोलर लेयर इज हाइड्रोफोबिक। अब ये जो पोलर लेयर है ये तो वाटर लविंग हो गया ना, तो ये हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफोबिक नहीं होगा, इसलिए ये वाला भी इनकरेक्ट है। फोस्फोलिपिड फॉर्म अ बाई लेयर, एक ये लेयर हो गई और एक ये लेयर हो गई। तो ये बाई लेयर बना रहे हैं जो कि किसी भी सेल को, जैसे प्लाज्मा हम इसकी बात कर रहे हैं आरबीसी की, तो उसको जो है फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। तो ये वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन फॉर्म्स अ मिडल लेयर, क्या प्रोटीन बीच में ही प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है। प्रोटीन तो पेरिफ्री में भी है, इंटीग्रल प्रोटीन भी है। तो प्रोटीन जो है मिडल लेयर में प्रेजेंट नहीं होगा, ये कहीं भी हो सकता है, पेरिफ्री पे भी हो सकता है, इंटीग्रल भी हो सकता है। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे थर्ड जो है ये करेक्ट रहेगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।